जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। जी हाँ, बिल्कुल। आज की जो क्लास होगी वो पीटीटी के लिए सामान्य थे, जिनका पीटीटी का एग्जाम है उनके लिए, और जिनका सीआरपीएफ की जो भर्ती आई है अभी 1 लाख से ऊपर ज्यादा पदों के लिए, उनके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होगी। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, सीआरपीएफ और पीटीटी के एग्जाम के लिए ऑफलाइन बच्चों का कई डिमांड थी कि सर पीटीटी के लिए एक मैराथन क्लास लगाओ, तो उनके लिए एक सूचना है कि मैराथन क्लास आपको पीटीटी से एग्जाम से पहले एक बार मॉडल पेपर की तरह आपकी एक क्लास जरूर लगाएंगे। बिल्कुल जी हाँ। और जो आज की क्लास होगी वो पीटीटी के एग्जाम की दृष्टि से और सीआरपीएफ जो 1 लाख पदों से अधिक पदों के लिए भर्ती आई उसके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगी जो आज की क्लास होगी। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, मोटिवेशनल स्पीच के साथ बिना किसी देरी के अपनी क्लास होती है जो कम टाइम की होती है, इसलिए जो क्वेश्चन है उनको स्पीड से चलाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर कहीं गलती भी हो जाती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप खुद समझदार हो थोड़े बहुत तो, और अगर कहीं गलती हो भी जाती है तो अगले क्लास में वापस आपको बता भी दिया जाता है। जी हाँ, मोटिवेशनल स्पीच के साथ रोज की तरह आज भी क्लास का आगाज करते कि निगाहों में मंजिल साफ थी बार बार गिरे, कि निगाहों में मंजिल साफ थी बार बार गिरे मगर गिरकर संभलते रहे, कि निगाहों में मंजिल साफ थी बार बार गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने कोशिश तो बहुत की थी, कि हवाओं ने कोशिश तो बहुत की मगर हम वो चिराग थे जो आंधियों में भी जलते रहे। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, इसी मोटिवेशनल स्पीच के साथ आज की क्लास का आगाज करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है जो आपको पहला क्वेश्चन यह है कि सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी प्राणी की होती है, कि सबसे बड़ी आंख है वह किस स्तनधारी प्राणी की होती है, बताइए। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव, गाय, हिरण या भैंस कि सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी प्राणी की होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने, जैसा कि आपने पहले भी बताया था। पीटीटी अति महत्वपूर्ण और सीआरपीएफ उनके लिए यह विशेष क्लास है, वो क्लास ध्यान रखना। जो बच्चों एग्जाम देंगे सीआरपीएफ और पीटीटी का, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, पर पीटीटी और सीआरपीएफ वालों के लिए यह अति महत्वपूर्ण क्लास है। सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी प्राणी की होती है। मानव, गाय, हिरण या भैंस। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बिना किसी देरी के। जी हाँ, बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा आपका हिरण। जी हाँ, हिरण है जो यह खरदार रोमंतक स्तनधारी प्राणियों का समूह है। कौन? हिरण। किसकी बात करें हम? हिरण की। यह खुरदार रोमंतक स्तनधारी प्राणियों का समूह है। अगला, जीव विज्ञान के सर्विडाई कुल के सदस्य होते हैं। हिरण है जो जीव विज्ञान के सर्विडाई कुल के सदस्य होते हैं। बिल्कुल। इनकी गति है जो 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। जब ये दौड़ते हैं तो इनकी गति है वो 40 से 60 किलोमीटर की होती है। बिल्कुल। 2 श्रेणी में विभाजित किए जाते हैं हिरणों को, 2 श्रेणियों में विभाजित किए जाते हैं। एक तो है सर्विनाई और दूसरा है कैप्रियोलिनाई। दो है। सर्विनाई जो पूर्व जगत के हिरण, हिरण होते हैं उनको सर्विनाई कुल में विभाजित किया, और कैप्रियोलिनाई जो नवजात के हिरण होते हैं, जो नव जगत के हिरण होते हैं उनको कैप्रियोलिनाई में रखे गए। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, कि वनस्पति विज्ञान है उसके जनक कौन है, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने। लेमार्क, थियोप्रेस्टस, चैडविक या हेनरी। 4 ऑप्शन आपके सामने कि लेमार्क, थियोप्रेस्टस, चैडविक या हेनरी, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। बहुत बार पूछा गया है वनस्पति विज्ञान। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा आपका थियोप्रेस्टस, जो वनस्पति विज्ञान के जनक है, फादर ऑफ बॉटनी। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों। अगला, भारत के जो वनस्पति विज्ञान के जनक है, किसके? भारत के। याद रखना, भारत के, जिसके जनक कौन है? बीरबल साहनी को माना जाता है। और उसमें क्या है? वनस्पति विज्ञान के जनक। अगर इसमें ऐड कर दिया जाए भारत, तो भारत ऐड कर दिया जाए तो कौन है? बीरबल साहनी। और ऐसे पूछा जाए फादर ऑफ बॉटनी थियोप्रेस्टस, ये याद रखना, कंफ्यूजन क्वेश्चन है इसीलिए ऐड किया है। अगला, इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द बोटेन से हुई है, कि जो वनस्पति विज्ञान है, जो वनस्पति शब्द है वह क्या है? ग्रीक शब्द है जो बोटेन से हुई है, और इस बोटेन का अर्थ क्या है? जिसका अर्थ क्या होता है? घास या
चारागाह। जी हां, जिसमें पेड़ पौधे, खासतौर पेड़ पौधों का बोटनी के अंदर अध्ययन किया जाता है, वनस्पतियों का। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं, कि वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं, बिल्कुल बताइए। चार ऑप्शंस, मानव के प्रवाह की दर, जल के प्रवाह की दर, तूफान के प्रवाह की दर, या इनमें से कोई नहीं। बताइए, चार ऑप्शंस आपके सामने। वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? नाव के प्रवाह की दर, जल के प्रवाह की दर, तूफान के प्रवाह की दर, या इनमें से कोई नहीं। बताइए देखें। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा आपका जल के प्रवाह की दर वेंचुरीमीटर से मापा जाता है, बिल्कुल। बाकी दो ऑप्शन उनके बारे में, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है, अति महत्वपूर्ण, याद रखना। आज की क्लास पीटीटी वालों के लिए और सीआरपीएफ वालों के लिए, ऑफलाइन बच्चों वालों का बार बार मैसेज आ रहा था, व्यक्तिगत रूप से भी उन्होंने क्या कहा था कि सर पीटीटी के लिए हमारी अब डेट बहुत नजदीक आ गई, तो उनके लिए एक विशेष क्लास बनाई। और जो आपकी रामबाण ब्रह्मास्त्र क्लास होती है उसमें भी आप थोड़ा इसका ध्यान रखिए पीटीटी का, क्योंकि हमारे एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है। और जो जिन्होंने अभी फाइनल का एग्जाम दिया उनका डिमांड था कि सर हमारी जो पहली बार में ही पीटीटी क्लियर करवा दे, पहली लिस्ट में ही हमें कॉलेज अलॉटमेंट हो जाए, इसलिए उनका ध्यान रखें। और जी हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलते हैं, क्योंकि हमें भी ऑथेंटिक बुक नहीं, कहीं अलग बुक्स में कहीं और दे रखा है, गूगल कुछ अलग बताया, तो कई क्वेश्चन है वो अलग आंसर हो जाते हैं, जिसका ऑथेंटिक आगे भी कुछ बता दिया जाता है। कुछ बोलने में मिस्टेक हो जाती है या लिखने में मिस्टेक भी हो जाती है, या कुछ समझने भी हो जाती है, तो वो चीज भी आप ध्यान रखें। इंसान वैसे कहा जाता है कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, तो गलती इंसान से ही होती है। जी हाँ, एक वो क्वेश्चन था पहले, उसमें कमेंट भी आया था, जो नजदीकी सीमा से संबंधित कोई शहर था, और हमने बताया था कि सबसे लंबी सीमा, और उस क्वेश्चन में पूछा था कि नजदीक कौन सा शहर है, जो राजस्थान से रिलेटेड था, जिसमें शहर पूछा था, ऊपर कौन सा था, शहर कौन सा नजदीक था, किस जिले का, तो वो तो गंगानगर था, जो राजस्थान की सीमा थी। और जो सबसे लंबी सीमा किसके साथ, किस जिले के साथ लगती है, वो था जैसलमेर के साथ। जी हाँ, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, अगले क्या है कि नाव की गति, कि नाव की गति को किस में माप सकते हैं? टेकोमीटर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, टेकोमीटर का क्वेश्चन, कि टेकोमीटर नाव की गति मापते हैं टेकोमीटर में, और बैरोमीटर में क्या होता है? वायुमंडलीय दाब को माप जाता है, यह याद रखना। हवा की प्रवाह की दर को एनीमोमीटर से, जो इंपॉर्टेंट होते हैं वही आपको बताया जाता है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, हमारी क्लास लास्ट 20 मिनट के लमसम होती, तो इसमें उतना ही मीटर दिया जाता है जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो, क्योंकि टाइम बहुत कम है सभी के लिए। इसलिए जो अपनी ब्रह्मास्त्र क्लास होती है वो लिमिट टाइम की होती है, इसलिए जो आने वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही पूछे जाते हैं। बैरोमीटर का पूछा जाता है, टेकोमीटर का पूछा जाता है, और एनीमोमीटर का पूछा जाता है। बैरोमीटर में वायुमंडलीय दाब, टेकोमीटर में नाव की गति, और एनीमोमीटर में हवा की प्रवाह की दर को मापा जाता है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? कि विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? याद रखना, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा है उनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था। चार ऑप्शन, थॉमसन ने, हेनरी शीले ने, लुईस पास्चर ने, या मार्क कैगले ने। चार ऑप्शन आपके सामने, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? बताइए देखें। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा हेनरी शीले ने किया था विद्युत प्रेस का। आगे जो देखते हैं कि थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। हमने बार बार आपको बताया था ईंट पर नाच, बार बार हम बताते हैं कि ईंट पर नाच, क्या बताया था इसे? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? बताओ जी गुरुजी। ईंट की खोज थॉमसन ने, तो मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने। और पूरा नाम लिखना चाहते हो तो जे थॉमसन। किसने की थी? जे थॉमसन ने, ठीक है। पैसे प्रोटॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? बताइए देखें। जी गुरुजी, इसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। शॉर्ट ट्रिक, तो पर से क्या होगा? प्रोटॉन, और ऐसे रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने। नाच से
न्यूटन या न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जैसे चैडविक। किसने की थी? चैडविक ने। ठीक है। अगला लुईस पास्चर जिसने किसकी खोज की थी? बहुत बार पूछा जाता है कि लुईस पास्चर ने किसकी खोज की थी? रेबीज के टीके की। बहुत बार पूछा जाता है। और एक बार ऐसा भी पूछा गया था कि जानवरों से जो रोग होता है, जानवरों से मनुष्य में होने वाला रोग कौन सा है, या जिस जानवरों से मनुष्य में होने वाले रोग की खोज, जो टीके की खोज किसने की थी? तो जानवरों से मनुष्य में होने वाला रोग कौन सा है? रेबीज रोग है। और इस रेबीज रोग के टीके की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने। अगर इतना पूछा जाए कि जानवरों से मनुष्य में होने वाला रोग रेबीज, ठीक है, कुत्ते काटने से। और जो जानवरों को मनुष्य में काटने से या मनुष्य में होने वाले रोग जिसकी टीके की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने। इसलिए ये अति महत्वपूर्ण है, इसका याद रखना, बहुत बार पूछा गया है। विद्युत का जनक, कि विद्युत है उसका जनक कौन है? तो इसका है माइकल फेराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? बताइए। देखिए चार ऑप्शन आपके सामने, पारिस्थितिकी, फिजियोलॉजी, टेक्सोनॉमी और अगला ऑप्शन है इकोलॉजी। चार ऑप्शन आपके सामने। हमें पूछा है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? बताइए। जी हाँ, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा पारिस्थितिकी में क्या होता है? पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अगला फिजियोलॉजी में क्या होता है ये बताइए। देखिए फिजियोलॉजी में बताइए। देखिए ऑप्शंस कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए। फिजियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फिजियोलॉजी में। जी हाँ, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा आपका। जी हाँ, बिल्कुल शरीर क्रिया। किसका? शरीर क्रिया। बिल्कुल राइट आंसर है आपका। बिल्कुल जी हाँ, शरीर क्रिया विज्ञान। ठीक है, बिल्कुल शरीर क्रिया विज्ञान का। ठीक है। अगला टेक्सोनॉमी बताइए। देखिए टेक्सोनॉमी में किसका? बताओ। देखिए टेक्सोनॉमी में बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा जंतुओं का वर्गीकरण। किसमें किया जाता है? जो जंतु है, जंतुओं का वर्गीकरण किसमें किया जाता है? वर्गीकरण किया जाता है उसको क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी। क्या किया जाता है? टेक्सोनॉमी। और इकोलॉजी में बताओ। देखिए इकोलॉजी बताइए। देख इकोलॉजी में होता है जो भी जीव समुदाय है। क्या होता है? जीव समुदाय का उसके वातावरण के साथ, जीव समुदाय का उसके वातावरण के साथ संबंध के साथ अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? इकोलॉजी में। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों। अगला क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? हमने एक बार पहले भी पढ़ाया था, जो साइंस क्लासेस में टॉप 13 क्वेश्चंस थे उनमें पढ़ाया था। और उस क्वेश्चन से वो क्लास लगाई थी हमने, जो आपके अग्निवीर आर्मी की क्लासेस थी चल रही थी, उसमें हमने ये क्लास लगाई थी और ये क्वेश्चन उसमें से पूछा गया था। बताइए। देख चार ऑप्शंस, अवतल लेंस, गोलाकार लेंस, उत्तल लेंस या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शंस आपके सामने। बताइए। देखिए बताओ। देख कि दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? बताइए। देख जी हाँ, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा उत्तल लेंस। दूरदृष्टि से जो पीड़ित व्यक्ति है उसको उत्तल लेंस काम में लिया जाता है। अब आपको थोड़ा सा एक जिक्र बता दें कि एक तो होता है दूरदृष्टि दोष। क्या होता है? एक तो होता है दूरदृष्टि दोष। ठीक है, हमेशा ये चीज याद रखना, साइंस में ये एक चीज अपवाद स्वरूप मान लेना कि जो दोष दिया जाता है, जो नाम दिखाई दे रहा है वो है नहीं है, ये मान लेना अपवाद है। आप ऐसा मान लेना जो दोष है वो अपवाद है। इस ट्रिक से याद रखना। ठीक है, क्योंकि जो नाम है वह है नहीं है और जो नहीं है वो है। मतलब इसमें देख रहा है कि दूरदृष्टि दोष, सीधा सा मतलब कि दूर की जो दृष्टि से दूर की वस्तु है वो साफ दिखाई देती है, दिखाई नहीं देती। नहीं, बिल्कुल इसके अपोजिट होता है, नाम के अपोजिट होता है। और दोनों ही, जैसे दूरदृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तुएं उनको साफ दिखाई देती है, ये अपोजिट में।
बिल्कुल जी हाँ, दूरदृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तु तो उसको साफ दिखाई देती है मगर निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है, वो होती है दूरदृष्टि दोष। और उसमें पूछा क्या है, दूरदृष्टि दोष। और इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में लिया जाता है, उत्तल लेंस। और वैसे ही दूसरा कौन सा है, निकट दृष्टि दोष। क्या होता है दूसरा, निकट दृष्टि दोष। दूसरा है निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, जो है वो है नहीं और जो नहीं है वो है, ये याद रखना। जैसा कि कई इंसानों को कहते हैं कि जो इंसान दिखता है वैसा होता नहीं है। जैसे कहते हैं कि हाथी का दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और असल में कुछ अलग होते हैं, है ना। वैसा ही है निकट दृष्टि दोष, मतलब निकट की वस्तुएं उसको साफ दिखाई देती है। ये दोष नहीं है, नाम से ही अपोजिट मान लेना कि जो दोष दिखाई देता है वह दिखाई होता नहीं है। दूरदर्शी दोष मतलब, निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट की वस्तु उसे साफ दिखाई देती है मगर दूर की वस्तु उसे साफ नहीं दिखाई देती। और इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं, अवतल। कौन सा, अवतल। और इसमें उत्तल लेंस। कौन सा लेते हैं, उत्तल लेंस। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन, उत्तल लेंस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है, कि पौधे का जो कौन सा भाग है वह श्वसन की क्रिया करता है। चार ऑप्शन आपके सामने, तना, पत्ती, जड़ या पुष्प। चार ऑप्शन आपके सामने कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनका कौन सा भाग है जो श्वसन की क्रिया करता है। सबको पता होगा पेड़ पौधे CO2 लेते हैं, O2 छोड़ते हैं। और मनुष्य क्या होता है, O2 लेता है और CO2 छोड़ता है। बिल्कुल बताओ देख, जी हाँ बिल्कुल। जो पौधों में श्वसन की क्रिया होती है वो होती है पत्तियों में। कहां होती है, पत्तियों में। और पानी कहां डाला जाता है, जड़ों में। जड़ों से जाइलम फ्लोएम के द्वारा जो भोजन बनता है और पत्तियों तक पहुंचता है। पत्तियों से श्वसन की क्रिया होती है। पत्तियों से क्या होती है, श्वसन की क्रिया होती है। अगला कि साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या पूछे, गुणसूत्रों की संख्या। मिस्टेक है यहाँ कि साधारण मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है या गुणसूत्र कितने होते हैं, ये पूछा। ऑप्शन आपके सामने 46, 44, 50 या 23। बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीटीटी वालों के लिए। जो अपनी सुबह की ये ब्रह्मास्त्र क्लास चल रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से। जी हाँ बिल्कुल, बताइए देखें कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या पूछिए। बिल्कुल इस चीज पे भी फोकस करना। जी हाँ बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा 46। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया जाए कि साधारण मनुष्य में गुणसूत्रों की कितनी जोड़ी संख्या होती है, कितनी जोड़ी संख्या होती है, अगर जोड़ी नाम दिया जाए तो याद रखना जोड़ी में क्या होता है। इसका राइट आंसर तो क्या होता है 23, क्योंकि 23 जोड़ी होती है और टोटल कितनी होगी 46। 22 सेम होते हैं। 22 गुणसूत्र के जोड़े होते हैं, वो पुरुष और स्त्री में सेम होते हैं। एक गुणसूत्र अलग होता है दोनों में, एक जोड़ा, वो होता है जनन से रिलेटेड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो एक गुणसूत्र अलग होता है वो महिला में तो होता है XX और पुरुष में होता है XY। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, XX हमने ऑफलाइन क्लास में उस टाइम बताया भी था। जी हाँ, कि मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं ये पूछा है। बताओ देखिए 206, 12, 24 या 48। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा आपका, इसमें क्या पूछा है कितने जोड़े। अभी पहले जो क्वेश्चन था उसमें भी हमने बताया था जोड़े पे याद रखना, संख्या और जोड़े अलग अलग पूछे जाते हैं। जोड़े पूछा है तो मतलब कितने हैं, बताओ देखिए राइट आंसर है 206, 12, 24, 48। बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा 12। कितने जोड़े 12 है, तो टोटल कितनी होती है 24। याद रखना इस चीज को, जोड़े में और संख्या में याद रखना हमेशा, किसी भी पूछा जा सकता है। अब आपको बता दिया जाए कि ठीक है 12 जोड़ी होती है, ऐसे मान ली जाए। ऐसे पसलियों की संख्या होती है। ठीक है, कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है जो पसलियों की संख्या होती है, ये पसलियों की कितनी संख्या होती है 12 जोड़ी होती है, टोटल 24 होते हैं। इनको जोड़ने वाली अस्थि कौन सी होती है, इन पसलियों को जोड़ती थी होते ना, तो वो कौन सी होती है जोड़ने वाली अस्थि, वो होती है स्टर्नम। कौन सी होती है स्टर्नम, ये इनको जोड़ती है। जी हाँ बिल्कुल, कौन सी है जोड़ती है, जो वस्तु कहलाती है। जी हाँ, तो टोटल ये तो हो गई
24, 12 12 और 24, तो 12 जोड़ी, ठीक है, दोनों को कंबाइन में, और टोटल कितनी होगी 24। अगला क्वेश्चन, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां स्थित है? आर्मी नर्सिंग में ये पूछा गया था 2015 में। आर्मी नर्सिंग में पूछा गया क्वेश्चन था ये कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां स्थित है। आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, उस टाइम ऑफलाइन पेपर था, हमने दिया था, तब याद है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां है। नर्सिंग असिस्टेंट बताइए, बंबई, कलकत्ता, दिल्ली और बेंगलोर। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा आपका कलकत्ता। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? कि किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने, अरस्तु, थियोपेस्टस, कार्ल वान लिनियस, या इनमें से कोई नहीं। बताओ, देखें चार ऑप्शन आपके सामने, वर्गीकी का पितामह, वर्गीकी का पितामह, बताओ नेक्स्ट मम्मी, चार ऑप्शन आपके सामने। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा कार्ल वान लिनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। बाकी इनके फादर ऑफ बॉटनी, और अरस्तु जो है बायोलॉजी के जन, बायोलॉजी और जूलॉजी, बायोलॉजी और जूलॉजी, और थियोपेस्टस फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी, और कार्ल वान लिनियस वर्गीकी के पितामह। नेक्स्ट, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? कि आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? बताओ, देख चार ऑप्शन आपके सामने, राजा राममोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, या बी आर अंबेडकर। चार ऑप्शन आपके सामने, बताओ, देख कमेंट सेक्शन में राइट आंसर देखे। चार ऑप्शन आपके सामने। जी हाँ, बिल्कुल, इसका राइट आंसर राजा राममोहन राय को मानेंगे आधुनिक भारत का निर्माता। आपको वैसे एक बता दें, ध्यान में रखना कि आप अगर गूगल पे सर्च करोगे कि आधुनिक भारत का निर्माता, तो वो बताएंगे जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। और बुकों में कहीं में ऑथेंटिक में दे रखा है, कहीं बाल गंगाधर तिलक, और कहीं ज्यादा जगह दे रखा है राजा राममोहन राय। एग्जामिनर एनसीईआरटी वाले राजा राममोहन राय को मान रखा है। इसका एक लॉजिक भी दे रखा है, जो सती होती है, सती प्रथा, पुराने जन्म में, पुराने टाइम में जब किसी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, जब किसी पुरुष के पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उसको सती करवाया जाता था जबरदस्ती से। अगर ऐसे हो जाए ठीक है, वरना समाज के द्वारा जबरदस्ती से उसको, मतलब उसकी भी मृत्यु करवाई जाती थी, तो उसको बोलते हैं सती। और राजा राममोहन राय की जो भाभी थी, उसके इनके भाई का, राजा राममोहन राय के जो भाई था, उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद इनकी भाभी को जबरदस्ती से सती करवाई थी, मतलब उनकी भी मृत्यु करवाई गई थी, क्योंकि उसमें इनका तो कोई रोल था ही नहीं, फिर भी उनको सती होना पड़ता था। और इस चीज को देखकर उन्होंने उसी टाइम ये डाला था दिमाग में कि इस चीज को बंद करवाएंगे, और इस शताब्दी को रोक करवाई थी। इसीलिए उन्होंने राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, और ब्रह्म समाज की स्थापना भी इन्होंने करवाई थी, इसीलिए हम राजा राममोहन राय को ही माना है। नेक्स्ट, चित्तौड़ में स्थित कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? बताओ, देख राणा कुंभा, जीजाजी कथोड़, अशोक, या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने कि कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा, जीजाजी कथोड़, अशोक, या इनमें से कोई नहीं। बताओ, देखिए चार ऑप्शन आपके सामने। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा जीजाजी कथोड़। जी हाँ, जैसा कि अगर विजय स्तंभ का पूछा जाए, किसका? विजय स्तंभ। अगर विजय स्तंभ का पूछा जाए तो राणा कुंभा। हमने एक बार वो कल क्वेश्चन था, उसमें ऑप्शंस नहीं थे कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे कौन सा था? एशिया। और उसमें ऑप्शन था नहीं, और हमने लिखा था
यूरोप सारे ऑप्शंस में अलग था, उसके सामने लिखा था कि सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा विश्व का कौन सा था? एशिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार कौन थे? इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जैन धर्म में कितने तीर्थकार थे? कितने थे? 24। अंतिम तीर्थकार कौन थे? ये हमें पूछा है। एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन मिल गए, तो 24वें तीर्थकार और अंतिम भी हो गए, तो कितने हुए टोटल जैन धर्म में? 24 तीर्थकार, ये तो पता चल गया। अंतिम तीर्थकार कौन थे ये पूछा है। कौन थे? बुद्ध, जीसस, महावीर जैन या आदिनाथ। चार ऑप्शन आपके सामने, बताओ देखिए कमेंट सेक्शन। जैन धर्म के बताओ। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अंतिम बहुत बार पूछा गया। और अंतिम कौन थे? महावीर जैन। कौन थे? महावीर जैन। अब आपको इसमें ऐसा भी याद रखना कि प्रथम कौन थे, यह भी बता दो कि प्रथम जो तीर्थकर थे वह कौन थे, यह भी याद रखना, शायद पूछा जा सकता है क्योंकि अंतिम बहुत बार पूछा गया 24वां है, और जो प्रथम है वो भी पूछा जा सकता है। प्रथम वाला भी बताओ, देखते हैं कमेंट सेक्शन में कौन कौन बताते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कौन था? ऋषभदेव। कौन था? ऋषभदेव। और 23वें कौन थे? कि 23वें जो तीर्थकर थे वह कौन थे, यह भी एक बार पूछा गया था। ये इसलिए पूछा गया था क्योंकि लगभग कौन से क्या पूछते हैं, या तो अंतिम पूछता है या प्रथम पूछता है। एक बार यह पूछा गया था कि 23वें कौन थे, कि 23वें कौन थे, यह भी पूछ लिया था एग्जाम में, तो इसका भी याद रखना थोड़ा सा। देखते हैं कि 23वें कौन थे। जी हाँ, बिल्कुल, पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। इसको भी याद रखना। अगला क्वेश्चन कि भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? नेशनल हाईवे कौन सा है, यह पूछा। NH-15, NH-44, NH-11 या NH-52। आर्मी अग्निवीर योद्धा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा NH-44। जी हाँ, बिल्कुल, नेशनल हाईवे 44। अगला किस गैर भारतीय ने भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न प्रदान किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। बार बार बोलता हूं, जो ऑफलाइन बच्चे बार बार कहते हैं कि पीटीटी को ध्यान में रखते हुए सर ब्रह्मास्त्र में जो क्वेश्चंस डालते वो डालना। और सीआरपीएफ वाला बंदो याद रखना, 1 लाख से ऊपर की भर्ती है, ये बहुत मोटी भर्ती है। एसएससी जीडी भी साथ में चल रही है। सरकार बहुत भर्तियां निकालेगी क्योंकि एक जो इनके चुनावी टाइम है ये आ गए, तो जाहिर सी बात है बहुत एग्जाम करवाएंगे, बहुत लंबी लंबी भर्तियां निकालेगी। बताओ देखिए, किस गैर भारतीयों ने भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न प्रदान किया गया था? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा नेल्सन मंडेला। जी हाँ, बिल्कुल, नेल्सन मंडेला को जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार गैर भारतीयों को। अगला क्वेश्चन था युद्ध में वीरता दिखाने के लिए सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार। बताओ दे कि युद्ध में वीरता दिखाने के लिए सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार किसे मिला है? अशोक चक्र या कौन सा पुरस्कार है ये पूछे, तो कौन सा है? अशोक चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र या शौर्य चक्र। बताओ देखें कि युद्ध में, जी हाँ बिल्कुल, 4 ऑप्शंस दिए गए और चारों जो आपको पुरस्कार है या चक्र है, यह है बहादुरी, बलिदान और सेना में वीरता के लिए दिए जाते। चारों जो सर्वोच्च होता है पुरस्कार वह पूछा आपको, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। 4 ऑप्शन आपके सामने। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है परमवीर चक्र दिया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता कर्फ्यू कब लगाई थी? बहुत बार पूछा जाता है आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जनता कर्फ्यू सब याद रखेंगे। 2 साल बड़ी मेहनत के साथ निकले कोरोना काल, कि जनता कर्फ्यू कब लगाया था नरेंद्र मोदी ने? बताओ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा 22 जनवरी 2022, सॉरी 22 मार्च 2022। ये डेट कोई नहीं भूलेगा, सबको पता है। जी हाँ, कोरोना काल। अगला क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पढ़ने से पहले 3 स्टार लगा लेना, याद रखना इस क्वेश्चन को। बेटी पढ़ाओ
बेटी बचाओ योजना की शुरुआत कहां हुई थी? कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना की शुरुआत कहां हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब या पानीपत, हरियाणा। बताओ देखें। 4 ऑप्शन आपके सामने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना की शुरुआत कहां से हुई थी? जी हां, बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हां, पानीपत, हरियाणा से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना की शुरुआत हुई थी। जी हां बिल्कुल। और की किसने थी? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। किसने की थी? पीएम ने की थी। जी हां बिल्कुल। डेट भी बता दो, शायद पूछा जा सकता है। 22 जनवरी। जी हां बिल्कुल, 22 जनवरी। और सन बता दो, 22 जनवरी कब की थी? 22 जनवरी 2015 में। कब की थी? 22 जनवरी 2015 में बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना शुरुआत की थी। जी हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन से, राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल संविधान फाइनेंशियल इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन को किस अनुच्छेद के तहत लगा सकता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 52 और अनुच्छेद 356। 4 ऑप्शन आपके सामने। राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल संविधान फाइनेंशियल इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन को किस अनुच्छेद के तहत लगा सकता है? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 52 और अनुच्छेद 356। बताओ देख। जी हां बिल्कुल दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 360। जी हां बिल्कुल दोस्तों, अनुच्छेद 360। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त कर, आशा करते हैं आप सभी बड़ी अच्छे से क्लास लेते हो। और जो आज की जो क्वेश्चंस थे, आपको जैसे स्टार्ट में बताया था कि जो आज की क्लास थी जो पीटीटी के लिए, खासतौर पर पीटीटी और सीआरपीएफ होने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। शायद इन्हीं में से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि ऊपर वाला का आशीर्वाद बना रहे। जैसा कि शुरुआत से ही हम रोज ब्रह्मास्त्र क्लास शुरू की थी, उससे ही जो पहले क्लास सुबह होती थी, उसी में से जो दिन में आपकी जो अग्निवीर की क्लासेस, जो आपके एग्जाम थे अग्निवीर के, दिन में फर्स्ट सुबह 7 बजे से 11 बजे से और 2:30 बजे से तीनों शिफ्ट चलती थी। उन तीनों शिफ्टों में जो सुबह क्लास थी चलती थी अपनी पहले दिन, उन्हीं में से क्वेश्चंस पुट अप होते थे क्योंकि ऊपर वाले का आशीर्वाद था। सेम टू सेम एज इट इज 26 तक वही क्वेश्चंस आए थे। ऊपर वाला का आशीर्वाद बना रहे। और जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि नीट के लिए हमने 2 क्लास लगाई थी, एक तो फिजिक्स की, ऑप्टिक्स की, और 2 ही उदाहरण बताए थे और दोनों एज इट इज नीट में आए थे। और जो एक बायोलॉजी की लगाई थी नीट में, उनमें भी हमने 11 क्वेश्चंस वैसे के वैसे मिले। तो ऊपर वाला का आशीर्वाद। और आशा करते हैं जो पीटीटी का एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है, सबसे पहले हमारे पीटीटी का एग्जाम आएगा, तो आशा करते हैं हमारे जो पढ़ाए गए क्वेश्चन उन्हीं में से क्वेश्चन आए और सारे बच्चे जो पढ़कर जा रहे हैं अपनी क्लास, उन सबको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाए। और सीआरपीएफ और जो एसएससी जीडी वाले बच्चे, वह भी खास तौर से ध्यान रखें, एग्जाम उनका भी नजदीक है, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि बहुत मोटी भर्ती है और फिर आगे बढ़ती आईएनआई, इसलिए बहुत ही आपके लिए गोल्डन चांस है। तो सभी तैयारी में लग जाए। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।